हैदराबाद के माधापुर आईटीसी कोहिनूर के रूबरू फुटपाथ वर्कर्स यूनियन के अरकान ने एहतजाज दर्ज करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद माधापुर में तमाम खाने पीने के स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब कुछ कंपनियां हैं जो जीएचएमसी की मदद से उन स्टॉल्स को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही हैं। फुटपाथ फूड वर्कर्स और यूनियन मेंबरान ने जीएचएमसी की मदद से की जा रही इस कार्रवाई के खिलाफ जुमेरात को शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और धरना मुनज़्ज़म किया। మా ప్లేస్లు మొత్తం అది మా గుడిసెలు మొత్తం గోలగొట్టారండి। సెప్టెంబర్ 24 తర్వాత గోలగొట్టారు। ఈ 40 రోజుల నుంచి కూడా మాకు ఇస్తామని మభ్య పెట్టారు। నిన్న సాయంకాలం వచ్చి ఇక్కడ గడియలు మొత్తం బాతి ఈ రోజు ఫెన్సింగ్ వేయడానికి వచ్చారు। ఆ ఫెన్సింగ్ ఆపడం కోసం ఇక్కడ నిరసన చేయడం కోసం టెంట్లు వేసుకుని కూర్చున్నాం। టెంట్ వేసి కూర్చున్నాయంటే జేబుసిమ్స్ వచ్చి ఫోటో తీసుకుని పోయి పోలీసులు తీసుకొచ్చి మీరందరూ స్టేషన్ నడవండి, మీకు ఏం అధికారం ఉంది ఇక్కడ? ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, మీ సొంత ల్యాండా? మీరు ఎందుకు నిరసన చేస్తున్నారు? వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మీరు ఎందుకు నిరసన చేస్తున్నారు? మీ ఆస్తులు ఏమన్నా నడవండి అంటారు। గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ నుంచి వచ్చింది మేము లేకుండా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం వాళ్ళని। అట్లే కదమ్మా, కొంతమందికి అక్కడ ఖాళీ చేస్తా ఉంటే మరి సీఎం రియాక్ట్ అయ్యాడు కదా, మరి కుమార్ ఆంటీకి స్టే ఉందంట, ఆమెకి పర్మిషన్ ఇస్తారంట, మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వరంట। మాదేమో లోపలికి ఉంది, ట్రాఫిక్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది। కుమార్ అంటే మెయిన్ రోడ్ మీద ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కావట్లేదు, మరి ఆమెకి ఉన్న న్యాయం ఏంటో మాకు మేము చేసింది అన్యాయం ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు। అసలు ఇంతవరకు చెప్పలేదు। మమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారో కూడా మాకు కారణం చూపించట్లేదు। నడవండి అన్నారు వచ్చి। అసలు కూలగొట్టడానికి ఆర్డర్ ఏముందో చెప్పాలి కదా, కూలగొట్టడానికి ఆర్డర్ ఏముందో చూపించలేదు। అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చారు, కూలగొట్టారు, సామాన్ మొత్తం ధ్వంసం చేశారు, పంపించారు। మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళినాం, హైకోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు 13 తారీఖు దాకా మాకు టైం ఇచ్చారు। అప్పటిదాకా ఆగండి సార్ అంటే ఆగట్లేదు వీళ్ళు। మా ప్లేస్ మాకు కావాలి సార్, మా స్టాల్ మేము యథాస్థితిగా మనం లోపల వేసుకోవాలా, మా జీవనోపాధి మేము సాగించుకోవాలి, మేము రెంట్లు కట్టుకోవాలా, పిల్లల స్కూల్ ఫీజు కట్టాలా, మాకు మొత్తం జీవనం దాని మీదే కదా। 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము లేని అడ్డు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది వాళ్ళకి? राजन्ना सिरसिला जिले के विमलवाड़ा मंडल में कर्ज अदा न करने पर एक शख्स की मां को अगवा करने का वाकया पेश आया है। जराए ने बताया है कि विमलवाड़ा मंडल के कोडू मंजा में पी श्रीनिवास ने महाराष्ट्र के रहने वाले दिवाकर से गन्ने की कटाई के लिए 3 लाख रुपये कर्ज लिए थे, लेकिन वो कर्ज अदा करने से कासिर था। दिवाकर के पैरोकार कोडू मंजा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनिवास की बीवी और उनके अहले खाना पर हमला किया। बाद अज़ां श्रीनिवास की मां पी भीमाबाई को अगवा कर लिया। श्रीनिवास ने फौरन पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के वालीगंडा मंडल के दौरे से कबल महकमा आर&बी और महकमा आपाशी के अफसरान के दरमियान झगड़ा हुआ। जराए ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को वालीगंडा मंडल का दौरा करेंगे, जहां पर वो कैचमेंट एरिया का मुआयना करेंगे। इसी पस मंजर में तमाम जिला ओहदेदार वज़ीर आला के दौरे के मौके पर इंतजामात में मसरूफ है। इंतजामात के दौरान आर&बी और महकमा आपाशी के अफसरान एक दूसरे से लड़ पड़े। दोनों महकमों के अफसरान ने एक दूसरे की तौहीन भी की है। बताया जाता है कि तनाज़े की वजह ये रही कि काम का सारा बोझ एक ही महकमे पर आन पड़ा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने विशाखापट्टनम में अपनी बैडमिंटन एकेडमी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। हिंदुस्तान में बैडमिंटन को फरोग देने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने अपने वालिदैन के साथ बैडमिंटन एकेडमी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। रियासती हुकूमत ने विशाखापट्टनम में पेद्दागुडेली जंक्शन के करीब इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 3 एकड़ अराजी मख्तस की है। पीवी सिंधु ने नौजवान लड़कियों और नौजवानों को तरबियत देने के अज़्म का इजहार किया, जो आला सतह के बैडमिंटन मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि एकेडमी की तामीर में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है और उसे अंदरून 1 साल मुकम्मल करने का मंसूबा है। एकेडमी की इस्तेदादगार और तरबियती प्रोग्रामों के बारे में मज़ीद तफसीलात जल्द ही सामने आने की तवक्को है। कहा जा रहा है कि ये इक़दाम बैडमिंटन को फ़रोग़ देने और खित्ते में उभरते हुए खिलाड़ियों की हिमायत करने पीवी सिंधु के मिशन में एक और संगमेल की हैसियत रखता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक्किद 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 से
खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब साल 2006 से 2013 और 2014 से 2021 के अरसे पर नजर डाली जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का असल मकसद मजमूई हुकूमती तरीक़ेकार के तहत दहशतगर्दी से निपटने की खातिर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सीनियर ओहदेदारान, मरकजी एजेंसी के अफसरान और कानून, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। दुनिया इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात के मामले में चैलेंज से मुताल्लिक़ कानूनी तरीक़ेकार और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रोल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि उस तबादला ख्याल से मुल्क भर में सरगर्म दहशतगर्दों के नेटवर्क को निस्तो नाबूद करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी इश्तिराक और हिकमत अमली वज़ा करने में भी मदद मिलेगी। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस ने ही पड़ेगा। सारी एजेंसी आपके सपोर्ट में रहेगी, सूचना देने से लेकर एक्शन लेने तक। परंतु जब तक एक ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा राज्य के अंदर जो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मूड रखता हो, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे और टेररिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए नेक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जात पात और मजहब पर बीजेपी कायदीन की तनकीदों के जवाब में कहा कि बीजेपी तकसीम करने और हुकूमत करने की जहनियत रखती है। वजीर कोंडा सुरेखा ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जातों और मज़ाहब के दरमियान दरार पैदा करती है। उन्होंने राहुल गांधी के जात पात और मजहब पर सवाल उठाने वाले बीजेपी कायदीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तकसीम करो और हुकूमत करो की जहनियत रखती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कभी भी लोगों की जरूरियात और तरक्की के लिए काम नहीं किया। पिछली बीआरएस हुकूमत को भी कोंडा सुरेखा ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में एक जामे खानदानी सर्वे किया जा रहा है जिससे हर तबके को फायदा होगा। మతాల గురించి మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టే దాని గురించే బీజేపీ పార్టీ పనిచేస్తుంది, కానీ ప్రజల అవసరాల కోసం కానీ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం సంక్షేమం కోసం ఎప్పుడు కూడా పనిచేయదు. నిజంగానే వాళ్ళకి ధైర్యం ఉంటే రాహుల్ గాంధీ కులంతో వాళ్ళకి ఏం పని, ఈ కులగణన గురించి మరి చెప్పమనండి. ఈ కులగణనతో రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పొమ్మనండి, ఆ పత్రం పట్టుకొని ఆయన చెప్తాడు కదా ఆయన కులం ఏంటో. మమ్మల్ని ఎందుకు అడగడం? మీరు దీన్ని డిక్లేర్ చేయండి త్రూఅవుట్ కంట్రీలో మా గవర్నమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మేము కులగణన చేస్తాము అని చెప్పి వేరే వాళ్ళు కూడా మీరు స్టేట్ సెంట్రల్ నుంచి మీరు ఇవ్వండి, వేరే
గవర్నమెంట్స్ కూడా డైరెక్షన్ ఎందుకు మీరు చేయకూడదు అని. అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పోతే ఆయన కులం ఆయన చెప్తాడు కదా, అయిపోతుంది కదా. हुकूमत तेलंगाना ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट की बाहुबली गेट को बंद करने और एक नया गेट नस्ब करने का फैसला किया है। पिछली बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना सेक्रेटरीट को जदीद तर्ज पर तामीर करवाया था, लेकिन कुछ अरसे से ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि तेलंगाना सेक्रेटरीट में वास्तव दोष है। मालूम हुआ है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसका इल्म होने के बाद कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं और ये इतलात भी मिली हैं कि मेन गेट जिसे बाहुबली गेट कहा जाता है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बताया गया है कि एनटीआर मार्ग एंट्री से साउथ ईस्ट गेट बिलमुकाबिल एक नई सड़क भी तामीर की जाएगी। गेट नंबर 3 के रूबरू हुसैन सागर की तरफ एक और नया गेट भी लगाया जाएगा। इसमें एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि वजीर आला हुसैन सागर गेट से अंदर दाखिल हो सके और गेट नंबर 3 से बाहर निकल सके। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा हल्के की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह से करना चाहती हैं जिस तरह एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। वायनाड लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर के दौरान प्रियंका गांधी ने वायनाड की आवाम से मुलाकात की और एक इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह से करना चाहती है जिस तरह एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। प्रियंका गांधी का कहना था कि अगर उन्हें एक मौका दिया जाता है तो वो न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर वायनाड के लोगों के लिए लड़ेंगी। उन्होंने अपने भाई और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के दिल में वायनाड के तय लगाव का भी जिक्र करते हुए वोटर्स से उनकी हिमायत का मुतालबा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आवाम की मोहब्बत मिलने की सूरत में ही वो वायनाड की खिदमत कर सकती हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने इस दौरान बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सियासत ने मुल्क में किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया है। Kind of politics keeps people behind. It does not allow them to flourish and to develop. ദൗർഭാഗ്യം എന്നവർ പറയട്ടെ, ഇത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. It allows leaders of the BJP and politicians like them to believe that they are no longer answerable to you for your issues, to find resolution for your problems. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഉത്തരം നൽകാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയം മൂലം ബിജെപിയുടെ നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. It allows them to believe that as long as they keep you divided, they can stay in power. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം വിഭജിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. And that is the politics that we have to change today. ഇന്ന് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ്. There is nothing more that is needed in our country today than progress and development. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പുരോഗതിയാണ്, വികസനമാണ്. Nothing more than a politics that focuses on you, on your problems, on how to resolve them, how to support you to move forward. നമുക്ക് വേണ്ട രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Just like a family does not need anger and hatred and fighting, nor does a society, nor does a nation. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ദ്വേഷം, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, യുദ്ധം, ഇതുമൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത്, അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ വേണ്ട, നമ്മുടെ രാജ്യത്തും. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी कारकुनान और असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो तबादलों के लिए उनसे राब्ता न करें। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दिलचस्प तबसरा किया है। आरटीसी कारकुनान और असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो तबादलों के लिए उनके पास न आएं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इन दोनों मामलात में उन पर दबाव न डाला जाए। असातिज़ा के तबादलों के लिए लाखों लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन तबादलों के मामले में
वो कुछ नहीं कर सकते। पूनम प्रभाकर ने कहा कि एक रुकन असेंबली की हैसियत से वो अपने हलके में बाकी तरक्याती काम अंजाम दे सकते हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सजादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा हजरत खुसरो हुसैनी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी वल्द मौलाना सैयद शाह मोहम्मदुल हुसैनी सजादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा कल रात देर गए तवील अलालत के बाद 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा हजरत खुसरो हुसैनी के इंतकाल की खबर मिलने के बाद गुलबर्गा पहुंचे और गमज़दा अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। सदर मजलिस ने सैयद शाह खुसरो हुसैनी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। आपको बता दें कि हजरत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे। उनके साने इर्तिहाल की खबर आम होते ही सैकड़ों लोग आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइश का पहुंचना शुरू हो गए थे। में था तो रात में मालूम हुआ मेरे को, तो मैं आज हैदराबाद पहुंचकर गुलबर्गा को आया और यकीनन ये एक बहुत बड़ा हम तमाम कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है हजरत का इस दुनिया से चले जाना। और आपकी जो खिदमत रही है उन तमाम तालीमी इदारों को चलाने में, मेडिकल कॉलेज को चलाने में, तो हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और जिस इखलास के साथ वो मोहब्बत के साथ हर एक शख्स से मुलाकात करते थे, और मुझे भी इस बात का एजाज़ हासिल है कि जब कभी मैं हजरत से मिला यहाँ पर आकर और हैदराबाद में कभी किसी दावत या तकरीब मुलाकात होती तो वही मिलनसारी इनकसारी के साथ मोहब्बत के साथ मिलते थे। और मेरे ख्याल से आज से 1-2-3 हफ्ते पहले जब AIG हॉस्पिटल में थे तो मैं जाकर मिला था। जब तबीयत थोड़ा अच्छी हुई, लोगों से मुलाकात कर रहे मालूम हुआ, आखिर बाबा से मैंने पूछा तो फिर जाकर बहुत देर बैठा, मुलाकात किया और बड़ी यादगार मुलाकात थी। उस वक्त भी हजरत मेरे को बोले कि आप कुछ पीजिए, चाय पीजिए। मैं बोला हजरत आप भी, मैं सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया, आप भी माशाल्लाह से तबीयत अच्छी हुई आपकी। तो मरहूम खुसरो हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखिए हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का यह कौल है कि अगर कोई मेहमान आता है और अगर कुछ चाय या बिस्किट या नहीं खाता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी के खबर के पास आया। खैर मैं हजरत के हुक्म पर इताअत किया और बैठा, बहुत देर मेरे से बात किए, वक्फ बिल के बारे में पूछे, हालात के बारे में पूछे, बहुत देर तक अच्छी गुफ्तगू रही। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और 2 लाख खाली आसामियों को पुर करना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद के अशोकनगर में सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और 2 लाख खाली आसामियों को पुर करना है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर के जरिए सिविल सर्विसेज में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले अफराद और उम्मीदवारों की मदद की जाएगी। उनका कहना था कि अगर हम में से मजीद सरकारी मुलाजिमीन होंगे तो खित्ता तरक्की करेगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हमरा ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को धूलिया असम्बली हल्के के विरजई रोड पर एक ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हमरा ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को धूलिया असेंबली हल्के के विरजई रोड पर एक ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर रमेश शकूर की सदारत में एक वफ्द ने सीईओ वक्फ बोर्ड असदुल्ला से मुलाकात की और वक्फ माफिया की हौसला अफजाई किए जाने की शिकायत की। जराये ने बताया है कि दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर लैंड माफिया काबिज हो गया है। वहां पर बेबाकी से बाउंड्री वॉल की तामीर का काम भी शुरू किया गया है। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम वहां पर पहुंची, लेकिन बजाय काम रुकवाने के लैंड ग्रैबर से मुलाकात करने के बाद उनके साथ दोपहर का खाना खाने के बाद वापस लौट गई। दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर रमेश शकूर, नायब सदर मोहम्मद इकबालुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फसीउद्दीन और दीगर अराकीन ने वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उन्हें बताया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई कर रही है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक जानिब तो वक्फ बोर्ड का इजलास बंद दरवाजे के पीछे मुनक्किद किया जाता है, तो दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड का अमला अपने फराइज को नजरअंदाज कर रहा है। शमशाबाद हम लोग वक्फ बोर्ड को हजरत चिराग अली शाह बाबा की दरगाह की जमीन के पास जो काबिज है, यानी जो जमीन लाइन ग्राबर है, वो जमीन पूरी कब्जा कर रहा है और रात में पूरी जमीन पे फेंसिंग कर लिया है। वक्फ बोर्ड को हमेशा मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद, हमेशा नुमाइंदगी करने के बाद वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आते हैं और अनंत रेड्डी से मिलकर वापस चले जाते हैं। और हम ऑलरेडी हमारे पास अनंत रेड्डी से कल की मुलाकात के अंदर के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड पूरे मौजूद है हमारे पास। कल उनके साथ बैठ के खाना खा के पी के वापस आ गए करे। और वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को हमेशा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कभी भी खुसूसी वहाँ दरगाह के पास बचाने का या जमीन के ताल्लुक से कार्रवाई करने की कोई उनके पास ये काम नहीं करते। और ना पुलिस में सही नुमाइंदगी करते, ना एमआरओ में सही नुमाइंदगी करते। सिर्फ अनंत रेड्डी से मिलने के जो कब्जा करने वाला काबिज है उससे मिलने के वापस आ जाते हैं। और हालांकि 2 मरतबा नीचे ट्रिब्यूनल में भी कोई इसमें वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसर खुद जमीन के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए। हाई कोर्ट के अंदर भी जब केस गया तो उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। तो इसमें 2 मरतबा 2 जगह वक्फ बोर्ड वाले केस हार चुके हैं। बारहा इनसे नुमाइंदगी करने के बाद सलीम साहब के जमाने में सलीम साहब को मैं 100 मरतबा तवज्जो दिलाया और इससे पहले के सीए ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के सामने भी 10 मरतबा मैं अपील के लिए, जबकि हाईकोर्ट में केस हारने के बाद अपील के 100 उसके बाद भी मैंने उनको 100 बार अपील करने के लिए गुजारिश करा, उनसे रिक्वेस्ट करा, तो उसके बाद कर रहे बोल के बोले लापरवाही छोड़ के चले गए करे। अभी तक अपील नहीं करे। सामने वाला पूरी जमीन पे फेंसिंग कर लिया है, वहाँ पर जमीन घेर लिया है, दरगाह को जाने का रास्ता बंद कर दिया है पूरे से। दरगाह की जमीन पे कितने एकड़ जमीन है? 2 एकड़ 13 गुंठे जमीन है दरगाह की। सर्वे नंबर 136 सर्वे नंबर है मंडल। बताऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन बाकी जो दरखास्तें हैं 97 से लेके आज तक जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे एक दोस्त साहब के पास पूरी रखे हुए डॉक्यूमेंट उन्होंने बगदाद गए हुए हैं। उन्हें आने पर बाकी तफसील बताता हूँ। अभी मौजूदा तौर पे जो मैं कहाँ कंप्लेन करा वो दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ भाई 25 तारीख 10वां महीना 2024 को मैं शमशाबाद एमआरओ को दरखास्त दिया हूँ, शमशाबाद को दरखास्त दिया हूँ 25 तारीख 10वां महीना 2024 को। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद को दरखास्त दे चुका हूँ 25 तारीख 2024 को। ऑलरेडी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी दरखास्त दे चुका हूँ 25/10/2024 को। कमिश्नर साइबराबाद, कमिश्नर पुलिस ऑफिसर साइबराबाद को दरखास्त दिया हूँ 25/10/2024 को। मैं ऑलरेडी 25/10/2024 को ऑलरेडी पूरे वीडियोस हमेशा क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है उसके ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाया हूँ। चेयरमैन साहब तो हमेशा उनका फोन स्विच ऑफ रहता, फोन तो उठाते नहीं और उनके पीए फोन उठा के बात बरोबर करते नहीं और सही तरह से सुनते ना, उनके तवज्जो देते चेयरमैन साहब पीए साहब।
और ऑलरेडी मैं पहले से जहाँ पर जो काम वहाँ गलत काम हो रहा है, जो कब्जा हो रहा है, तो हर चीज़ की रिकॉर्ड मैं ऑलरेडी चेयरमैन साहब के व्हाट्सएप पे और सीए साहब के व्हाट्सएप पे मुसलसल डालते जा रहा हूँ और इन लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ। और हालांकि सुबह में 6 बजे से मैं इन सबको मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई मेरी तवज्जो नहीं दे रहे मेरी बात पे। सुबह 6 बजे से मैं इनके पीछे लगा। मंचियाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नशे के आदि 27 अफराद को अनोखी सजा सुनाते हुए उन्हें माता शिशु अस्पताल को साफ करने का हुक्म दिया है। अदालतें मंशियात के आदि अफराद को राह रास्त पर लाने के लिए जेल की सजाएं सुनाती हैं, उन पर जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके जहनों को तब्दील करने में ये सजाएं नाकाम हो रही हैं। मंशियाल की एक अदालत ने शराबियों को एक हैरान कुन सजा सुनाई है, जो कि अब बहस का मौजू बन गई है। पहले एडिशनल सिविल जज ने जिले मंशियाल में नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए 27 अफराद को माता शिशु अस्पताल को 1 हफ्ते के लिए साफ करने का हुक्म दिया है। अदालत के हुक्म के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मंशियात के आदि अफराद को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल की सफाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सजा पर अमल दरामद अस्पताल के अहाते में 1 हफ्ते के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील का भी कोई इम्कान नहीं है। अदालत ने अस्पताल की साफ सफाई का जो फैसला सुनाया है, मरीजों के रिश्तेदार भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।